जय हिंद बच्चों। आज हम लोग लेके आए, आप लोग बोले थे कि वेट करना है वीडियो का, तो नेक्स्ट मेरा वीडियो आ गया है और ये वीडियो है बिहार बोर्ड मॉडल पेपर का जो ऑब्जेक्टिव है उसके आंसर का। तो अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे भी कि कौन कौन सा आंसर, मतलब जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है 70, उस ऑब्जेक्टिव में से आप लोगों को कितना बनाना है, तो 35 बनाना है, यानी 35 बनाना है। तो हम लेके आए हैं 70 का 70 ऑब्जेक्टिव का क्या चीज़ है, आंसर। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है कि जो बिहार बोर्ड का अभी मॉडल पेपर निकला है ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, और इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रहता है। लेकिन अब जैसे हम बता रहे हैं तो आप लोग भी सुनते हैं, तो कुछ बच्चे सुन के कान से क्या अनसुना कर देते हैं, या उनको लगता है कि हाँ सच बात है, करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो देखिए, सुनने से फायदा नहीं होने वाला, आपको करना पड़ेगा। जो चीज़ें बताया जा रहा है वो करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो करना पड़ेगा आपको, चाहे एनी हो, किसी तरह से कीजिए। अब नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? दिसंबर चल रहा है, तो जब अभी नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? क्योंकि फरवरी में एग्जाम है। तो बिहार बोर्ड जो है 2024 के लिए मॉडल पेपर आ गया है, और हम आप लोगों के लेके आए हैं इस मॉडल पेपर का क्या चीज़, ऑब्जेक्टिव का आंसर शीट। ठीक है, चलिए हम कल कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले उम्मीद करते हैं कि जो भी इसमें क्रैश कोर्स चल रहा है, आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अपने दोस्तों को भी क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। आगे देखिए इसमें फ़ायदा क्या है, बस आप लोग यही करना है कि जो भी मेरा वीडियो आए सबसे पहले आप लोगों को मिले, ताकि आप लोग उसको क्या करें, बिना टाइम वेस्ट किए उसको क्या करें, पढ़ ले। ठीक है, तो चलो अब ये भी वीडियो जो है मेरा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का सिर्फ आंसर है, उसके बाद हम अगले वीडियो में क्या लेके आएंगे, सब्जेक्टिव का आंसर। ठीक है, तो इस आंसर देखिएगा इसमें कि कौन कौन सा आंसर होगा। अब ये भी हम बता दिया करेंगे कि कौन सा चैप्टर से होगा, किस टॉपिक से होगा आंसर। ठीक है, तो हम लेके आते हैं अभी जो बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर 2024 का बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का आंसर शीट। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है इसमें कौन कौन सा आंसर होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, बात करते हैं, तो देखते जानते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्या क्या। क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग भी साथ साथ बनाते जाएंगे हम लोग। तो क्वेश्चन का बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे फोन में भी है, देखते रहेंगे क्वेश्चन इसमें क्या है। तो क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एडवेंटेशियस बर्ड्स डेवलप फ्रॉम लीव्स। देखिए, एडवेंटेशियस बर्ड्स जो होता है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो कहेगा जो 4 प्लांट दिया है इसमें से किस प्लांट्स में एडवेंटेशियस बर्ड्स जो होता है वो लीफ से निकलता है। किससे निकलता है? लीफ से। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। अगर इसका आंसर का हम लोग बात करेंगे तो इसका आंसर कौन सा होगा, देखिए डी, ब्रायोफाइलम। हम लोग पढ़े थे रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ाए हैं, वीडियो अभी आप लोग देख लीजिएगा कि उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ब्रायोफाइलम होगा ना, इसमें रिप्रोडक्शन किससे होगा, तो लीफ से होगा। आंसर करेक्ट। आप लोग भी आंसर इसको क्या करते जाइए, अपने कॉपी में नोट करते जाइए, ताकि आप लोग को रिवीजन करना क्या होगा, आसान होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एडवेंटेशियस बर्ड्स डेवलप फ्रॉम लीव्स। तो किसमें, तो ब्रायोफाइलम, एनसीईआरटी का लाइन है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं कि, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए अब क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मियोसिस डज नॉट अकर्स ड्यूरिंग। तो हम बताए थे कि जो मियोसिस सेल डिवीजन है ये यूज होता है ज़्यादातर क्या करने में लिए, गैमीट बनाने में। तो मियोसिस क्या करता है, जो क्रोमोसोम नंबर रहेगा उसका हाफ कर देगा। 2n क्रोमोसोम नंबर है तो क्या करेगा, n कर देगा। अगर 4n क्रोमोसोम है, ध्यान रखिएगा, अगर क्रोमोसोम कितना है 4n, तो जो गैमीट बनेगा वो क्या हो जाएगा, 2n। तो ये मियोसिस क्या करेगा, क्रोमोसोम के नंबर को क्या करेगा, हाफ कर देगा। तो कह रहा है कि किस ऑर्गेनिज्म में नहीं चलेगा, पहला है हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, दूसरा है ह्यूमन, तीसरा है डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, चौथा है चिंपांजी। तो आधा कर रहा है, अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है n है तो उसको आधा कैसे करेगा, n/2। n क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को काट के तो नहीं ना डिवाइड करेगा, काटा नहीं जाता है। तो इसका आंसर कौन होगा, इसका आंसर का अगर हम लोग बात करते हैं, इसका आंसर कौन होगा, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हैप्लॉइड है, अगर वो गैमीट बना रहे हैं, तो मियोसिस से कभी भी नहीं बनेगा, हमेशा किससे बनाएगा, तो माइटोसिस से बनाएगा। मियोसिस से नहीं बनाएगा, किससे बनाएगा, तो माइटोसिस से बनाएगा। इसलिए अगर मियोसिस की बात कर रहे हैं तो कौन सा होगा, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब थर्ड नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे तो देखिए इसमें थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान रखिएगा ये क्या बात लिखा है, इनकरेक्ट, मतलब कौन गलत है। तो कौन गलत है, तो कह रहे हैं कि ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बात सही है कि जो सीड जो है, ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड,
ओव्यूल किस में डेवलप हो जाता है? सीड में आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़े हैं। और जो फ्रूट जो ओवरी होता है वो फ्रूट में डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़े हैं। अगला बात कर रहे हैं कि रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर ओविपेरस। ओविपेरस वैसे एनिमल्स को बोलते हैं जो क्या चीज प्रोड्यूस करता है? एग प्रोड्यूस करेगा। देखिए दोनों एग देता है कि नहीं देता है? सही है, ये भी इनकरेक्ट हो जाए। अर्थवर्म इज मोनोसियस। देखते हैं अर्थवर्म क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जीम्यूल्स फॉर्मेशन अकर्स इन हाइड्रा। जैसे हम लोग पढ़े जीम्यूल किस में बनता है? स्पॉन्ज में। अब गलत पूछ रहा है इसलिए मेरा आंसर कौन जाएगा? गलत पूछ रहा है तो गलत कौन है? क्योंकि जीम्यूल कह रहा है हाइड्रा में, हाइड्रा तो बर्ड्स होता है, ये कह रहा है जीम्यूल्स की बात करें तो आंसर इसका कौन सा होगा? कोई दिक्कत? आंसर देखिएगा डी। बात क्या कर रहा है कि पूछ रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगर करेक्ट स्टेटमेंट करता तो ये 3 आंसर सही था। इनकरेक्ट बोल रहा है, अगर है जीम्यूल, जीम्यूल्स हम लोग पढ़े जीम्यूल्स इन स्पॉन्ज, इन स्पॉन्ज। ये बात किसमें कर रहा है? हाइड्रा में। हाइड्रा के बारे में हम लोग जानते हैं कि हाइड्रा किसमें होगा, तो हाइड्रा होगा बर्ड में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अगला आते हैं, चलिए 5th नंबर क्वेश्चन। अगर अगला क्वेश्चन का बात करें 4th नंबर, ओ ये ऊपर वाला 3rd था। 4th नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग, देखते हैं तो 4th नंबर क्वेश्चन का और ऊपर करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, उसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। ये देखिए कह रहा है कि इन सीड ऑफ पीपर, पीपर जो होता है, कह रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस जिसे बोलते हैं जिसमें इंडोस्पर्म क्या हो जाता है? बच जाता है, परसिस्ट, विच इज कॉल्ड। और जो न्यूसेलस बच जाएगा उसका नाम क्या होगा? कोई दिक्कत? कह रहे कि ब्लैक पीपर में अगर बच जाएगा, अलग अलग जैसे कोकोनट में भी बच जाएगा, जिसमें बच जाएगा तो बच जाएगा तो उसका नाम न्यूसेलस। कह रहे एक स्पेशल नाम बताया गया था जब आप लोग को पढ़ाया गया था कि अगर ये बच जाएगा किस में? ब्लैक पीपर में, तो उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम ध्यान रखिएगा क्या नाम होगा। कोई दिक्कत? तो ये ध्यान रखिए। तो अब इसे ऑप्शन कौन कौन सा? चिलाजोस्पर्म, इंडोस्पर्म, सूडो एम्ब्रियोसेक और पेरियस्पर्म। कोई दिक्कत? तो ये बताइए, ध्यान रखिए, ये तो कुछ है ही नहीं, ये सूडो पढ़े नहीं कि हाँ इंडोस्पर्म पढ़े, इंडोस्पर्म ही जो बच जाएगा उसका नाम क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा इसमें अगर ब्लैक पीपर में इंडोस्पर्म बच रहा है तो उस इंडोस्पर्म का यानी न्यूसेलस का नाम क्या हो जाएगा? पेरियस्पर्म। कोई दिक्कत? एक स्पेशल नाम दिया हुआ है जिसका नाम है पीपर भी बोला जाता है या ब्लैक पीपर भी बोला जाता है। कोई दिक्कत? चलिए उसका आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा पेरियस्पर्म। अगला क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन, देखिए ये है मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, इसके आंसर की बात करें आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद वॉल ऑफ ओवरी। हम बताए क्या थे कि जो ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फ्रूट में। और जो ओवरी का वाल है ये कन्वर्ट हो जाए किसके वाल में? फ्रूट वाल में। ओवरी कन्वर्ट होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स में, और जो ओवरी का वाल है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो फ्रूट वाल में। और फ्रूट वाल को वही करें कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू विच स्ट्रक्चर, कि जो ओवरी का वाल है वो किसमें डेवलप हो जाता है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ। कोई दिक्कत? तो ओवरी का वाल किसमें डेवलप होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? पेरिकार्प। याद रहेगा कि अगर ओवरी रहेगा तो फ्रूट में डेवलप होगा, और ओवरी का वाल रहेगा तो फ्रूट का वाल, और फ्रूट के वाल का नाम क्या है? पेरिकार्प। पूछेगा सर ये क्यों नहीं आंसर होगा? तो ये पेरिकार्प का ये भी होता है एपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प। तो ये मेन में है पेरिकार्प, किसी में मेसोकार्प, इंडोकार्प होता है। पेरिकार्प ही 3 टाइप का होता है, तो यहाँ पे 2 टाइप ऑप्शन में दिया, एक नहीं दिया, तो मेन ये है पेरिकार्प। सबको एक साथ हम लोग मिला के क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बात करेगा 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए आप लोग, ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रखा है इफ प्रोडक्शन ऑफ सीड अकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज कॉल्ड। करके अगर सीड जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन से बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीड बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये तो आप लोग को याद ही हुआ होगा क्योंकि जब ये पढ़ा रहे थे हम तो इसका बताए भी थे कि क्या होता है नहीं होता है। तो ये उसका आंसर क्या होगा? एपोमिक्सिस। कहानी समझ गए? कोई दिक्कत? अगर वही आफ्टर फर्टिलाइजेशन से बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो ओव्यूल से बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन से। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्फीमिक्सिस। यहाँ तक कोई दिक्कत? 6 नंबर करे इफ प्रोडक्शन ऑफ सीड, सीड तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन किससे हो रहा है? कैसे हो रहा है? तो विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? एपोमिक्सिस। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसमें करना क्या होगा आप लोगों को कि इसको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ पे आंसर आप लोगों को बता दे रहे हैं। आप लोग भी कॉपी खोल लीजिए, नोट करते जाइए कि किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब जब जैसे ही मेरा वीडियो खत्म होता है तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिए और सोचिए कि कैसे हुआ होगा।
कोई दिक्कत, ये सोचना पड़ेगा, आप लोगों को खुद याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम बता दिए आप लोग को याद हो, नहीं, फिर एग्जाम में जाइएगा अगर नहीं पढ़े रहिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि अब आंसर मिलेगा तो आप लोग को क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो जो बच्चा अगर सिंसियर है तो अभी से क्या करना शुरू कर देगा, पढ़ना शुरू कर देगा, और जो सिंसियर नहीं है उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। कह रहा है कि जो पोलन, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल, बिकॉज पोलन ग्रेन को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं फ्यूचर स्टडी के लिए 1000 साल, 2000 साल, 1 लाख साल, बहुत दिन तक। अरे किसके वजह से, किसके वजह से, तो हम बताए थे पोलन ग्रेन का 2 लेयर होता है। ये पोलन ग्रेन में कितना लेयर होता है, 2 लेयर होता है, एक आउटर लेयर होता है, एक इनर लेयर होता है। जो आउटर लेयर होता है किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का, और जो स्पोरोपोलेनिन होता है, पोलन ग्रेन का आउटर लेयर किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का। और जो स्पोरोपोलेनिन होता है ये बहुत हार्डेस्ट मटेरियल होता है, इसको कोई टेम्परेचर जला नहीं सकता है, कोई एंजाइम, कोई एसिड अभी तक कोई नहीं बनाया जो इसको कर सकता है। तो वही अब ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन में आप लोगों को क्या दिख रहा है, पहले ही ऑप्शन दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, पहला ऑप्शन में पोलन ग्रेन है जो वाल, पोलन ग्रेन के पास एक वाल होता है, ऐसा नहीं, वाल है एक्साइन ऑफ स्पोरोपोलेनिन, एकदम सही बात है कि जो उसका वाल होगा वो किसका बना होगा, तो स्पोरोपोलेनिन का। और स्पोरोपोलेनिन बहुत हार्डेस्ट मटेरियल होता है, वो कभी डाइजेस्ट होता ही नहीं, कोई एंजाइम नहीं बना है, कोई एसिड नहीं बना है, कोई बेस नहीं बना है। तो ये हो गया कहानी। अगला अगर हम लोग बात करते हैं तो आगे कहानी देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखते जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज नॉट हैप्लॉइड, इसमें कौन ऐसा सेल है जो हैप्लॉइड नहीं है, तो स्पर्मेटोगोनियल सेल, ये तो डिप्लॉइड होता है, चलिए इसको हम लोग कर लिए डिप्लॉइड। स्पर्मेटिड, ये हैप्लॉइड होता है। अगर स्पर्मेटोजोआ का ही नाम है स्पर्म, तो ये भी हैप्लॉइड होता है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी हैप्लॉइड होता है। तो कह रहे कौन हैप्लॉइड नहीं है, तो ये हैप्लॉइड नहीं है क्योंकि 2 नहीं, डिप्लॉइड है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए इसका क्या आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, GnRH। तो GnRH हार्मोन कहाँ से निकलेगा, तो GnRH हार्मोन कहाँ से निकलता है, हाइपोथैलेमस से। याद हो गया कहाँ से, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, तो ब्रेन का पार्ट जो हाइपोथैलेमस है यही कौन सा हार्मोन निकालता है, तो GnRH निकालता है। अगला क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ओवुलेशन अकर्स आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, यानी कि ओवुलेशन किसके बाद होता है, इसमें से क्या होता है तो ओवुलेशन होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, आफ्टर सिक्रीशन ऑफ GnRH, आफ्टर सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अगला ऑप्शन क्या है, फीडबैक इनहिबिशन। थर्ड ऑप्शन क्या है, LH सर्ज। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, आफ्टर सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। कोई दिक्कत, इसका आंसर कौन जाएगा, LH सर्ज। LH का जब अमाउंट हाई पे रहता है तो क्या होता है, सिक्रीशन, ये ओवुलेशन होता है, क्योंकि LH ही ओवुलेशन कराता है। LH सर्ज उसको बोला जाता है, हाई अमाउंट जब लेवल होता है उसको LH सर्ज बोला जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए ये मेरा 10 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखिए तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है मेरा कंप्लीट हुआ। तो 10 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग फिर एक बार क्या करिए, माइंड मैप कीजिए, हाँ इसमें क्या हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको आंसर सोचिए, आप लोग भी सोचिए कि आंसर कैसे हुआ होगा। ठीक है, हम लोग आप 10 सेकंड सोचिए, आप लोग 10 वीडियो को पॉज करिए, 10 सेकंड सोचिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग सोच लिए होइएगा। अब हम लोग लेके आते हैं कौन सा, 11 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, तो 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। तो 11 नंबर जब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग तो पता चलेगा हम, नॉर्मली द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व इन विच मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। कर जो ह्यूमन का, जो फीमेल का जो बच्चा का प्रेगनेंसी होता है कितना मंथ का होता है, टोटल 9 मंथ का होता है। तो ये तो NCERT में लिखा हुआ है, फीटस डेवलपमेंट में कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या होता है। तो कह रहे कि तो पहला कह रहे कि फर्स्ट मूवमेंट, बच्चा कब मूव करता है। तो ये जो बच्चा मूव करता है ना, तो मदर को पता चल जाता है, उसको फील हो जाता है मदर को। तो कह रहे वो किस मंथ में होता है, तो पहला लिखा है 3rd मंथ, दूसरा लिखा है 4th मंथ, तीसरा लिखता है 5th मंथ, और ये लिखा है डी में 2nd। तो ये डायरेक्ट NCERT का लाइन है, किस मंथ में, 5th मंथ। आप लोग NCERT खोलिएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें फीटस डेवलपमेंट में ये बात दिया हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अगला अगर हम लोग आते हैं 11 नंबर के बाद अब आते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी परमानेंटली इन मेल।
ध्यान रखिएगा। पहला क्या है, प्रेगनेंसी को मेल में, हालांकि ये प्रेगनेंसी नहीं देना चाहिए था, यहाँ पे क्वेश्चन को बदल देना चाहिए। कर देखिए क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी परमानेंटली इन मेल। मतलब ये मेल में प्रेगनेंसी को कैसे आप प्रिवेंट कीजिएगा, मेल थोड़े ना प्रेगनेंसी होता है, प्रेगनेंसी तो फीमेल होता है, तो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करना चाहिए। यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल, प्रेगनेंसी की जगह पे पॉपुलेशन कंट्रोल लिखना चाहिए, ठीक है, ये स्टेराइल लिख देते। करे प्रेगनेंसी, क्वेश्चन देखिए करे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, तो मेल में थोड़ा प्रेगनेंसी होता है, प्रेगनेंसी परमानेंटली इन मेल, मेल में थोड़ा होता है प्रेगनेंसी, तो फीमेल होता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा वहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने, पॉपुलेशन कंट्रोल लिख देते, प्रिवेंट द पॉपुलेशन, ये हो सकता है, या पॉपुलेशन कंट्रोल इन मेल, ये बात हो सकती थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा चलिए अच्छा है, थोड़ा सा मजाक वाला भी बात होना चाहिए ना, तो अच्छा लगेगा। तो बात करें कैसे, तो हम बताए थे जो एक ऑप्शन क्या दिया, वैसेक्टोमी, दूसरा दिया ट्यूबेक्टोमी, अगला दिया स्टरलाइजेशन, अगला दिया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आप लोगों को याद होगा कि इसको MTP बोला जाता है, कोई दिक्कत। तो ये जो MTP है, तो अब इसमें कौन है, मेल में कौन होगा, तो मेल में कौन हो सकता है, वैसेक्टोमी, वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, उसको टाइटली क्या कर दिया, बांध दिया जाता है, जिसको नसबंदी भी बोला जाता है। हिंदी में देख लीजिए, इसका हिंदी में लिखा हुआ है, देखिए आपको पता चलेगा, देखिए नसबंदी, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और ये डायरेक्ट NCERT का लाइन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD बोला जाता है इज कंप्लीटली क्यूरेबल। मतलब ये चार में से कौन, ये चारों का चारों STD डिजीज है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। करें ये चारों में से कौन सा डिजीज है जो कंप्लीटली क्यूरेबल है, मतलब अगर उसका इलाज किया जाए तो सही हो सकता है, कंप्लीटली सही हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, तो NCERT का लिखा है कि 3 बीमारी जो है वो क्या हो सकता है, कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। कौन कौन, एक ये तो नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ठीक, एड्स नहीं हो सकता है, तो कौन कंप्लीटली क्यूरेबल कौन है, सिफिलिस। हेपेटाइटिस बी, ये भी क्यूरेबल, मतलब ये भी ठीक नहीं हो सकता है बीमारी। एड्स, ये भी ठीक नहीं हो सकता है। जेनाइटल हर्ब्स, ये भी बीमारी ठीक नहीं हो सकता है। देखिए ये भी चारों STD है, लेकिन ये 3 कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं हो सकता है, ठीक नहीं हो सकता। आपको अगर हो गया बीमारी तो दवा चलेगा, तो कंट्रोल रहेगा, कंट्रोल, ठीक नहीं होगा। जैसे शुगर का होता है ना, डायबिटीज आप दवा खाते रहिएगा तो क्या होगा, शुगर मेंटेन रहेगा। जैसे थोड़ा सा मीठा चीज खा लीजिएगा, फिर आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होने लगे, उसी तरह से ये बीमारी। चलिए, तो 13 नंबर मेरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम लेके आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14th के बाद करते हैं हम, देखिए ट्रांसफर ऑफ आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो। करें कि हमको ट्रांसफर किसका करना है, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो टू फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड। करें कि अगर जाइगोट और एम्ब्रियो का अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं किसमें, फैलोपियन ट्यूब में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो जाइगोट ट्रांसफर देखो IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ET एम्ब्रियो ट्रांसफर, इसका IU2 इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। यहाँ देखिए जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट उसी को अर्ली एम्ब्रियो भी बोला जाता है, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, जिफ्ट, ZIFT। याद हुआ आंसर, इसका आंसर कौन होगा, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, जिफ्ट, ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये इसका पूर्व में देखिए इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यूट्राइन नहीं, ये किसका बात कर रहा है, किसमें हमको ट्रांसफर करना है, फैलोपियन ट्यूब में। इसके फुल फॉर्म में लगा है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट का बात करें, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन का बात हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आप लोगों को भी देख के हंसी आ रहा होगा, वो इतना इजी क्वेश्चन। करेंगे विच वन इज जीनोटाइपिक रेशियो, किसका पूछ रहे हैं, ऑफ F2 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, तो जीनोटाइपिक रेशियो ये होगा। और वही बात करेंगे अगर फिनोटाइपिक रेशियो पूछ रहा था क्या होता, तो फिनोटाइपिक रेशियो होता 3:1, 1:2:1। याद हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ, आंसर आप लोगों को करते जाना है। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये इस पर आप लोगों को ध्यान रखना है। इनकरेक्ट अबाउट फिनाइल कीटोनूरिया, तो फिनाइल कीटोनूरिया के बारे में बोल रहा है कि उसका कौन सा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। फिनाइल कीटोनूरिया के बारे में आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि पहले क्या है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, सही है। अगला बात देखते हैं, हाई लेवल ऑफ फिनाइल एलानिन एंड फिनाइल पायरुवेट, इससे कोई मतलब नहीं। फिनाइल एलानिन एंड फिनाइल पायरुवेट आर नॉट एक्सक्रीटेड बाय किडनी, इसका आंसर क्या होगा, NCERT का लाइन है कि जो फिनाइल कीटोनूरिया है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज या रिसेसिव ट्रेट्स है।
कोई दिक्कत? तो 16 नंबर का आंसर कौन हो जाएगा? बी। अगला बात हम लोग देखते हैं, वही बात है 17 नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए 17 में क्या दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू मेंडल, किसके अनुसार? मेंडल के अनुसार, समथिंग इज स्टेबली पासेस डाउन अनचेंज फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमेट्स विच वाज रेफर्स टू। कह रहे हैं कि बिना चेंज किए पेरेंट्स से जो चाइल्ड में ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं? जाहिर सी बात है, ऑप्शन इसका देखते हैं हम लोग। पहला लिखा है फैक्टर, दूसरा लिखा है एलील, तीसरा लिखा है जीन, चौथा ऑप्शन है सिस्टरॉन। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कोई दिक्कत? गैमिड के थ्रू ट्रांसफर होता है। अगला अगर हम लोग कहानी कहेंगे तो 8 नंबर 18 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18। तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स ओ नहीं, इसको हम लोग क्या एक्स ओ भी बोल सकते हैं और एक्स जीरो भी बोल सकते हैं, एक्स ओ भी बोल सकते हैं। तो एक्स ओ देखिए, तो कह रहे एक्स ओ मेल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व बाय। सबसे पहले इसको कहाँ पे देखा गया? तो आप लोगों को पता है हनी बी के, तो हम लोग जानते हैं हनी बी का क्या होता है। ये पहला ऑप्शन है ग्रास ऊपर, दूसरा ऑप्शन है हनी बी, तीसरा ऑप्शन है ह्यूमन, चौथा ऑप्शन है बर्ड्स। बर्ड्स का तो जानते हैं जेड डब्ल्यू, ह्यूमन जानते हैं एक्स वाई, इसका तो हम लोग जानते करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एक्स जीरो। एक्स ओ बोलो या एक्स जीरो, कोई दिक्कत? 18 नंबर मेरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। उस 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है ऑप्शन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए। करें डीएनए का जो बड़ा सा चेन होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। करें कि वो किसका बना होता है, इसमें से किसका किसका बना होता है? तो हम बताए थे कि जो डीएनए होता है ये इसका क्या हो गया? स्टैंड हुआ, इस पर क्या प्रेजेंट होता है? बेस प्रेजेंट होता है। तो इसका बैकबोन, इसको बैकबोन बोलते हैं। तो बैकबोन किसका बना होता है? तो शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए का होता है उसका बैकबोन किसका बना होता है? तो शुगर एंड फॉस्फेट का बना होता है। हो गया 19 नंबर। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं 20 नंबर देखिए। तो 20 नंबर का बात करते हैं कि हु प्रोपाउंडेड सेंट्रल डोग्मा। बताया था कि सेंट्रल डोग्मा थ्योरी कौन दिया था? ये तो याद ही होगा आप लोगों का कि सेंट्रल डोग्मा थ्योरी कौन दिया था। तो बात करेंगे सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। तो सेंट्रल डोग्मा थ्योरी कौन दिया था? तो पहला ऑप्शन है वाटसन, दूसरा ऑप्शन है क्रिक, तीसरा ऑप्शन है विल्किंस और चौथा ऑप्शन है क्या? आर फ्रैंकलिन। तो सेंट्रल डोग्मा थ्योरी कौन दिया था? फ्रांसिस क्रिक। इसका पूरा नाम क्या है? फ्रांसिस क्रिक। 20 नंबर इतना हो गया। तो पहले अभी 20 क्वेश्चन हो गया। अभी इस 20 क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग भी मॉडल पेपर निकाले होइएगा, इसको एक बार पढ़िए और आप लोग आंसर नहीं देखिए, बिना आंसर देखिए इसको बनाइए। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 20 क्वेश्चन क्या है देख ले होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो ये है 21 नंबर क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें देखते हैं आंसर क्या है 21 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सही नहीं है, मतलब रॉन्ग का खोजना, सही नहीं है मतलब गलत है। अबाउट प्रोटीन प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम। हम बताए थे न्यूक्लियोसोम किसको बोलते हैं? जब डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन पे लपेटा है। तो पहला बात कर रहा है कि न्यूक्लियो कर रहे हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। कर रहे जो प्रोटीन रहेगा न्यूक्लियोसोम में वो प्रोटीन कैसा होगा? पहला अगला कर रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन। इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं हम लोग। कौन कौन सा प्रोटीन का बात कर रहे हैं? पहला कौन सा प्रोटीन? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। तीसरा ऑप्शन क्या है? बेसिक प्रोटीन। चौथा ऑप्शन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। इसलिए इसका आंसर हम लोग रटते आ रहे हैं, शुरू से पता है, इनिशिएटिव दिया हुआ है हिस्टोन प्रोटीन। आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हिस्टोन प्रोटीन। याद रखिएगा आंसर होगा हिस्टोन प्रोटीन। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हिस्टोन प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। तो मेरा 22 नंबर क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या होगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। तो हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज डिटरमाइंड बाय। ध्यान रखिएगा बायोकेमिकल नेचर मतलब इंजाइम। बायोकेमिकल इंजाइम वाला कौन यूज किया था? तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को कौन कौन किया था? एक ग्रिफिथ किए थे, एवरी मैकॉर्डियन मैक्लियोड किए थे, फिर उसको क्या कहते हैं एवरी मैकॉर्डियन मैक्लियोड क्या किए थे? बायोकेमिकल यानी इंजाइम यूज किए थे। इसलिए इसका आंसर कौन होगा? सी एवरी मैकॉर्डी एंड मैक्लियोड, एवरी मैक्लियोड एंड मैकॉर्डी। कोई दिक्कत? चलिए तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा? सी नंबर। अगला बात हम लोग करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन।
देखिए 23 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे हम लोग कि इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरएनए इज इनकरेक्ट। आरएनए के अबाउट कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फिर ध्यान रखिएगा कौन सा इनकरेक्ट बात कर रहा हूं। तो आरएनए है जो वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, जरूर नहीं है कि आरएनए में एक ही होगा। आगे देखते हैं, करें यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। अगला कह रहा है आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन टीएमबी। अगला बात करें प्रेजेंस ऑफ, हाँ ये भी है आरएनए सिंगल। अगर प्रेजेंस ऑफ 2 प्राइम पे OH इन एवरी न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए इम्पार्ट्स स्टेबिलिटी ऑफ आरएनए। कह रहे हैं कि ये स्टेबिलिटी का रीजन होता है, नहीं ये गलत बात है, स्टेबिलिटी का रीजन नहीं होता है। वो जो होता है OH का वही क्या करता है उसको, पहले क्या करे इज एवरी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द आरएनए स्टेबिलिटी ऑफ द, ऐसे बात है कि गलत, गलत बात है, ये समझ में आया कहां निकला। प्रेजेंस ऑफ 2 प्राइम OH, अगर 2 प्राइम OH प्रेजेंट होगा तो ये प्रेजेंट रहता है, लेकिन ये स्टेबिलिटी का नहीं अनस्टेबिलिटी के कारण है, इसलिए इसका आंसर कौन जाएगा, डी जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है इनकरेक्ट। समझे? चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसका अगला क्वेश्चन। हम लोग अब 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन में पढ़िए आप लोग क्या दिया हुआ। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, करे वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, फ्रेगमेंट इनमें बनता है, ऐसे बनता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, रेप्लिकेट एंड दीज फ्रेगमेंट आर ज्वाइन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। करे डीएनए का जो फ्रेगमेंट बनेगा, जो टुकड़ा टुकड़ा बनेगा, वो ज्वाइन किससे होगा। तो हम लोग को पता है पहला ऑप्शन क्या है, डीएनए पॉलीमरेज करेगा नहीं, अगला ऑप्शन है डीएनए लाइगेज, अगला ऑप्शन है प्राइमेज, अगला ऑप्शन क्या है आरएनए पॉलीमरेज। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, डीएनए लाइगेज। हमको पता है लाइगेशन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो ये मेरा 24 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। अब अगला हम लोग क्या देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ऊपर करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या नहीं बनाएगा। तो हम ध्यान रखिएगा, हम बोले थे RMT, क्या बताए थे, यहाँ पे देखिएगा RNA, उसके बाद कौन होगा mRNA, उसके बाद कौन होगा tRNA। अब इसको कौन बनाएगा, पॉलीमरेज 1, इसको पॉलीमरेज 2, इसको पॉलीमरेज थर्ड। तो कह रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है इसमें से कौन आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का सिंथेसिस नहीं है। कोई दिक्कत, क्वेश्चन देखिए एक बार, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का बात करा, तो आरएनए पॉलीमरेज 1 कौन बनाएगा, तो RNA बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 कौन सा बनाएगा, अब क्या बनाएगा, तो mRNA बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 3 कौन सा बनाएगा, ध्यान रखिए। तो इसमें एक आरएनए होता है जिसका नाम है HNRNA, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है tRNA, तो tRNA तो कौन बनेगा, आपको पता है tRNA थर्ड बनेगा। उसके बाद SNRNA, ठीक है, तो SNRNA ही किसको बोला जाता है, rRNA को बोला जाता है, आगे पढ़ेगा ये भी वही है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा HNRNA। कहानी समझ में, पॉलीमरेज थर्ड का बात कर रहा है कि इसमें से कौन नहीं बनाएगा, तो ये तीनों चीज वो बनाएगा, सिर्फ वो नहीं बनाएगा। ये एनसीईआरटी का लाइन। अगला क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिए, देखिए कह रहा है कि इन लैक ओपेरॉन वेयर डज रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड। कह रहा है कि जो रिप्रेसर प्रोटीन होगा वो कहाँ बाइंड करेगा, किस में, लैक ओपेरॉन में। तो लैक ओपेरॉन में जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो कहाँ बाइंड करेगा, तो ऑप्शन पहला है ऑपरेटर, दूसरा ऑप्शन है प्रोमोटर, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रक्चरल जीन और चौथा ऑप्शन क्या है रेगुलेटर जीन। इसलिए ये कहाँ पे बाइंड करेगा, यहाँ पे बाइंड करेगा, यानी ऑपरेटर पे बाइंड करेगा। अगला बात करेगा 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बात है, लिखिए होमोलोगस स्ट्रक्चर शोज व्हाट टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। क्या चीज शो करता है, तो जो होमोलोगस कौन सा कर रहा है, हाँ होमोलोगस का बात कर रहा है। तो होमोलोगस का बात करेगा क्या चीज शो करेगा, तो ध्यान रखिएगा होमोलोगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। कौन सा इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट। वही बात करें एनालोगस, तो एनालोगस क्या शो करेगा, कन्वर्जन। इसलिए इस क्वेश्चन का 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो डाइवर्जेंट होगा। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेके आते हैं। 27 नंबर के बाद आता है 28 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो इस 28 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज चेंज इन एलिल फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन। कह रहे कि पॉपुलेशन में कौन एलिल के फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है।
तो ये देखिए पहला ऑप्शन है म्यूटेशन कर सकता है, दूसरा ऑप्शन है जीन फ्लो, ये भी कर सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ये भी कर सकता है, इसलिए इसका आंसर कौन जाएगा? डी, ऑल ऑफ दिस। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत। 28 के बाद हम लोग देखेंगे अब 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 करे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएशन कोडोन, या इसी को स्टार्टर कोडोन भी बोला जाता है, स्टार्ट कोडोन भी बोला जाता है। पहला ऑप्शन है AUG, दूसरा ऑप्शन है UUU, UAG, अगला क्या है UGA, इसलिए इसका आंसर कौन जाएगा? ए। तो 29 यानी 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन जाएगा? तो AUG, ये स्टार्टर कोडोन होता है, इसी को इनिशिएटर कोडोन भी बोला जाता है, इनिशिएशन कोडोन भी बोला। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया, कि कौन सा ऐसा 4 बीमारी में से कौन सा ऐसा बीमारी है जो बैक्टीरिया के थ्रू होगा। तो पहला है टाइफाइड, होगा बैक्टीरिया के थ्रू, दूसरा है मलेरिया, होगा नहीं, तीसरा है कोरोना, तो कोरोना को सबको जानते हैं, वायरस है, कोरोना वायरस। अगला है रिंगवर्म, रिंगवर्म जो खुजली कहते हैं फंगस बीमारी है, तो इसलिए इसका आंसर कौन जाएगा? तो 30 नंबर का आंसर कौन हो गया? ए। चलिए तो हम लोग 30 क्वेश्चन का आंसर ऑब्जेक्टिव में क्या कर लिए, देख लिए। अब आप लोग को क्या करना है, 10 सेकंड का टाइम लेना है, वीडियो पॉज करना है और सबको एक बार पढ़ लेना है, रिवीजन कीजिए, तो जल्दी से रिवीजन कीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्या कर लिए होइएगा, इसका रिवीजन कर लीजिएगा। अभी अगला हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, देखिए 31 नंबर। तो 31 नंबर का आंसर क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग पढ़िए, वीडियो पॉज करके आप लोग को पढ़ते रहना। पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इज प्रीकर्सर ऑफ मैसेंजर RNA, इसमें कौन ऐसा है जो प्रीकर्सर होता है किसका? तो मैसेंजर RNA का प्रीकर्सर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 का बात करेंगे तो इसका आंसर देखिए, तो इसका होता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, जिसको कोई दिक्कत। तो 31 का आंसर कौन होगा? तो सी, तो 31 का आंसर होगा सी। देखिए 31 का बात करेंगे। 32 नंबर, 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पढ़िए क्वेश्चन आप लोग, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट फेगोसाइटोस पैथोजन, मगर इसमें कौन ऐसा सेल है जो फेगोसाइटो मतलब सेल को खाने वाला पैथोजन नहीं होता है, मतलब वो पैथोजन को खाता नहीं। इसमें देखिए, तो पहला मैक्रोफेज पता ही है, दूसरा न्यूट्रोफिल, तीसरा मोनोसाइट और चौथा क्या है? आरबीसी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? अगर इसके आंसर का हम लोग बात करेंगे तो इसका कौन है? आरबीसी। आरबीसी क्या करता है? जो बीमारी जाने वाला है उसको खा जाता है, नहीं खाता है, ये नहीं खाता है, तो इसलिए इसका आंसर कौन होगा? तो अब बात करते हैं 32 नंबर यानी 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन मेरा क्या है? 33 का बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। फिर आया, देखिए ध्यान रखिएगा इसको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के अगेंस्ट कौन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? पहला, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आर प्रेजेंट इन एंटीबॉडी मोलिक्यूल, सही बात है। देयर आर 2 शॉर्ट एंड 2 लॉन्ग चेन आर एंटीबॉडी मोलिक्यूल, ये भी सही है। करेक्ट, एंटीजन बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट इन हेवी चेन ऑफ द एंटीबॉडी मोलिक्यूल्स, ये गलत है और इनकरेक्ट। कहीं बात अगला करें कि एंटीबॉडी मोलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन इम्यूनिटी, बात सही है, क्योंकि उसका 2 चेन होता है और दोनों चेन में क्या होता है? एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, किसी एक में नहीं होता है। अगला बात करते हैं हम लोग वहीं, अगर क्वेश्चन का बात करें 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन का बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए 34 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज द सोर्स ऑफ मॉर्फिन, कि इसमें कौन सा प्लांट है जो मॉर्फिन का सोर्स होता है? पहला देखिए क्या लिखा है, निकोटियाना टेबिकम, उसके बाद क्या लिखा है? पापावर सोमनीफेरम, उसके बाद दतूरा मेटल्स, उसके बाद एरिथ्रोजाइलम कोका, इसलिए इसका आंसर कौन होगा? बी। तो 34 यानी 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा? तो बी नंबर होगा, पापावर सोमनीफेरम। इसको पॉपी प्लांट भी बोलते हैं, ओपियम पॉपी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत। बात करें 35 नंबर क्वेश्चन, तो जब 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते पढ़िए आप लोग। 35 में क्या कह रहा है कि एस्पुरुजोइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, किस डिजीज का इन्फेक्टिव स्टेज होता है? कौन? एस्पुरुजोइट। तो पहला ऑप्शन दिया है मलेरिया, आंसर सही है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं टाइफाइड, तीसरा एड्स, चौथा क्या देख रहे हैं? निमोनिया। तो टाइफाइड का पता है सल्मोनेला टाइफी, इसका पता है एड्स का HIV, और इसका निमोनिया का क्या पता है सबको? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, कोई दिक्कत। चलिए तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा? तो मलेरिया।